तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टॉपिक। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, आप देखिएगा इनका डिफरेंसेस। पहले मैं एक्सपेंडिचर के बारे में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर हम दो तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। पहला कैपिटल, फर्स्ट हो गया कैपिटल, ठीक है। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी भी एक्सपेंडिचर को, किसी भी एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस कब बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ बातें उसमें होती, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे सबसे पहले अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया है जिसकी वजह से आपको कोई असेट्स अक्वायर हो रही है, अक्वायर मतलब आप कोई असेट परचेज कर रहे हो, तो किसी भी एक्सपेंसेस की वजह से अगर एसेट का एक्विजिशन होता है, जैसे मैंने 1,00,000 रुपए दिए मशीन खरीद ली, मैंने 50,000 रुपए दिए कंप्यूटर खरीद लिया, तो ये मशीन और कंप्यूटर जो मैंने खरीदा है इसको मैं एक्वायर कर पा रहा हूँ पेमेंट करके। तो आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया हो और उसकी वजह से अगर एक्विजिशन ऑफ असेट्स, असेट्स का एक्विजिशन, सिंपल शब्दों में बोले तो असेट्स परचेज की हो आपने, तो परचेज कर ली, तो वो एक्सपेंसेस क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो असेट का एक्विजिशन कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और क्या हो सकता है, ऐसे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट, ऐसे एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अगर मैंने मशीन खरीदी है तो उस मशीन का मैं यूज कई सालों तक करूंगा, अगर उसको कई सालों तक मैं यूज कर पा रहा हूँ तो उस मशीन पर लगने वाला खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है। तो पहली चीज, कोई भी पेमेंट करने से आपको एसेट मिल रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उस एसेट का बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तीसरा पॉइंट होता है, ये एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के होंगे। आपने वर्ड सुना होगा नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार नहीं किए जाते, रेकरिंग एक्सपेंसेस जो बार बार किए जाते हैं। जैसे मुझे सैलरी पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को, तो हर महीने पे करनी पड़ेगी, ठीक है। पर मैंने मशीन परचेज करी तो बस एक बार परचेज करी, 4-5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रेगुलर कोर्स में बार बार खर्चे पे करते हो वो आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होंगे, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ, ठीक है, इनसे क्या होगा, ऐसे एक्सपेंसेस से इंक्रीज इन द लाइफ, या तो लाइफ बढ़ेगी या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। प्रोडक्शन और अर्निंग, ठीक है। इंक्रीज इन लाइफ, प्रोडक्शन और अर्निंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। तो ऐसा एक्सपेंसेस जिससे मुझे प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा हो, या फिर मेरी अर्निंग बढ़ने वाली हो, या फिर उस एसेट की लाइफ बढ़ने वाली है। आपने एक मशीन में एक पार्ट चेंज कराया जिसकी वजह से अब वो एसेट्स ज्यादा अच्छे से चलेगी, या वो एसेट्स जो है अब उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो एक्सपेंसेस होंगे ये कहाँ शो होंगे, शोन इट बैलेंस शीट। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में शो होंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है, ठीक है। और इनका अमाउंट जनरली क्या होता है, बड़ा अमाउंट होता है। जैसे हम बड़े अमाउंट की बात करते हैं तो मशीन खरीदिए, तो कंप्यूटर खरीदा 50,000 का, पर अगर कैलकुलेटर खरीदा तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो स्टेशनरी में डाल देते हैं क्योंकि हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 6 heavy amount of
एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का एक बड़ा अमाउंट होगा, ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है, आपकी वर्किंग कैपिटल, आपने वर्किंग कैपिटल वर्ड समझा होगा, जो बिजनेस में हमें बिजनेस को चलाने के लिए कंटिन्यू बिजनेस में इन्वॉल्व करके रखना है, वो पैसा क्या होगा हमारा, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल से अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाए परमानेंट, ऐसा कोई खर्चा करना पड़ा हमने, तो वो खर्चा हमारा कैपिटल नेचर का होगा। दोबारा समझना, अगर मैंने मेरे बिजनेस में 25 लाख रुपए लगा रखे हैं, पर किसी ने बोला कि यार आप ये एक काम करो जिसमें 2 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे कि आपकी वर्किंग कैपिटल 25 लाख की जगह 20 लाख रह जाएगी, और आपको 20 लाख में वो सब फायदे मिलेंगे जो पहले 25 लाख रुपए के एक्सपेंसेस में मिलते थे। तो मैंने 2 लाख रुपए का एक्सपेंसेस किया, जिससे मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो गई, तो ऐसा एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो देखो एक यहाँ पर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब मैं एक बार ये जो लिखा है पढ़ देता हूँ और उसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कब माना जाएगा, अगर आपने कोई खर्चा किया जिससे आपको कोई असेट्स मिल रही है। हाँ अगर ये बराबर आपको दिख नहीं पा रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ और क्या क्या लिखा है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में, तो आप सुन के आपको नोट करने की कोशिश करें। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरे यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके यहाँ पर हो सकती है, तो जैसा भी हम मैनेज करके देखते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर, उसमें हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी एक्सपेंसेस की वजह से अगर कोई असेट एक्वायर होती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जैसे पेमेंट किया, मशीन आ गई, ठीक है। या दूसरा पॉइंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया है जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको बेनिफिट कई सालों तक मिलेंगे, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बार बार नहीं करने पड़ते, हर महीने नहीं करने पड़ते, ये आपको 2, 5, 10 सालों में एक बार करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका नेचर नॉन रेकरिंग नेचर होता है, ठीक है। फिर आपका है इंक्रीज इन द लाइफ प्रोडक्शन कैपेसिटी और अर्निंग कैपेसिटी। अगर किसी एक्सपेंसेस को करने से लाइफ बढ़ती है एसेट की, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, या फिर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ठीक है। अब इनका जनरली अमाउंट क्या होता है, बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि मैटरनिटी कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं छोटे मोटे खर्चे हैं तो उसको हम रेवेन्यू मान सकते हैं, तो हैवी अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस होगा। एंड लास्ट, कभी कभी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, अगर हम कोई ऐसा खर्चा करते हैं जिससे कि हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाए, तो वो एक्सपेंसेस भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। जरूरी नहीं कि एक एक्सपेंसेस में सारे बेनिफिट मिल जाए, पर जिस भी एक्सपेंसेस से इसमें से कुछ बेनिफिट्स मिलते हो, वो एक्सपेंडिचर आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी मैं उधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखूंगा और इसके बाद इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझे, जस्ट इसके अपोजिट होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके अपोजिट चलेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता है नो असेट्स एक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस से आपको कोई असेट नहीं मिलती, जैसे मैंने सैलरी पे कर दी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, उससे मुझे कुछ असेट के रूप में नहीं मिलेगा, सर्विसेज के रूप में मिला हुआ है। तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस करने से कोई असेट अक्वायर नहीं होती, आपके हाथ में कोई असेट नहीं आती। सेकंड पॉइंट, ऐसे एक्सपेंसेस का बेनिफिट शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, आप जिस महीने की सैलरी पे करोगे उस महीने आपने उसकी सर्विसेज ली होगी, आपने जिस महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया उस महीने आप उसका क्या कर सकते चुके होंगे, कंजम्पशन कर चुके होंगे,
तो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं, जिस टाइम पीरियड के लिए हम इन्हें पे करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। ठीक है, इसके बाद ये रेकरिंग नेचर होगा, जो यहाँ लिखा है उसको जस्ट अपोजिट है, रेकरिंग नेचर। रेकरिंग नेचर बार बार करने पड़ेंगे मुझे, हर महीने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, हर महीने स्टेशनरी वगैरह पे खर्च करना है, हर महीने कमीशन देना है। ये सारी चीजें बिजनेस में जो रेगुलर कोर्स में करनी है और रेकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस है, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड ऐसे एक्सपेंसेस से लाइफ या प्रोडक्शन कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी सिर्फ मेंटेन रहती है, मेंटेन। ठीक है, लाइफ, इनकम या प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो अगर आप कोई खर्चा करते हो जिसकी वजह से किसी एसेट की लाइफ, प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर अर्निंग कैपेसिटी बनी रहे, इंक्रीज ना हो, सिर्फ मेंटेन रहे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और लास्ट पॉइंट, ये जो होते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं, बहुत बड़े अमाउंट के नहीं होते। ठीक है, और सिक्स्थ, शोन 8 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में शो होता है। तो मैं फटाफट से देखो वापस ही बताता हूँ क्या है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है जो आपका है, नो असेट अक्वायर, कोई असेट अक्वायर नहीं होती, इन खर्चों को करने से कोई असेट्स अक्वायर नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, जिस पीरियड से रिलेटेड है उस पीरियड में इनके बेनिफिट्स आपको कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, हम एक एक करके सारा बता रहा हूँ, तो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलते हैं, सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है रेकरिंग नेचर के होते हैं, रेकरिंग नेचर मतलब ये बार बार हो रहे होंगे, बार बार करने पड़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट देखना, मेंटेन लाइफ, इनकम और प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऐसे खर्चे जिनसे उस एसेट की लाइफ मेंटेन रहे या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी बनी रहे या फिर इनकम जो हम अर्न करते हैं वो मिलती रहे, तो ऐसे खर्चों में इंक्रीज नहीं हो रहा है कुछ भी, तो इन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये फोर्थ पॉइंट था। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस जनरली अमाउंट से कंसीडर नहीं किया जाता, फिर भी एक नॉर्मल बात करें तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उनका खर्चा अमाउंट बड़ा नहीं होता। ठीक है, एक्सपेंसेस का अमाउंट बड़ा नहीं होता, तो ये छोटे छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं। पर अमाउंट बड़ा या छोटा ये कैसे डिसाइड होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ी है तो सैलरी भी बहुत ज्यादा होगी, तो अमाउंट सैलरी का ज्यादा है, पर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर वहां पर बड़ा अमाउंट सैलरी में पे किया जा रहा है, तभी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो एक बड़ा अमाउंट है या छोटा अमाउंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो सकता है। और क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ शो होते हैं, बैलेंस शीट, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये डिफरेंसेस है, अभी मैं इनको मिटा नहीं रहा हूँ, मैं इनके एग्जाम्पल समझाता हूँ और इनके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सुनिए, प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसे समझे, सबके पास, आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होंगे। आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो व्हीकल आपके पास है उसका रेगुलर कोर्स में हर दूसरे महीने में या हर महीने में या 3 महीने में एक बार उसकी सर्विस करवाते होंगे। तो हम हमारी व्हीकल का सर्विसिंग कराते हैं और 1500-2000 रुपए पे करते हैं। तो ये रेगुलर कोर्स में जो आपने सर्विस, व्हीकल का मेंटेनेंस करवाया, सर्विस करवाई, ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है, सोचिए फटाफट। आप अपना आंसर सोच के रखिए, मैं आंसर बोलता हूँ, मैच कीजिए, क्या आपने जो सोचा वही हमारा आंसर रहा। मेरा क्वेश्चन है कि रेगुलर कोर्स में जो व्हीकल का रनिंग एंड मेंटेनेंस हम करवाते हैं उसका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? मुझे लगता है आपने आंसर सोच लिया होगा। आंसर है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि जो व्हीकल का आप रनिंग मेंटेनेंस करवाते हो वो इसलिए कराते हो ताकि उसकी लाइफ बनी रहे, उसकी कैपेसिटी बनी रहे, कहीं भी रास्ते में वो खराब ना हो। ठीक है, उससे कोई इंक्रीज नहीं हुआ, जैसी आपने नई खरीदी थी उससे बेहतर वो नहीं चल पाएगी क्योंकि उसकी लाइफ तो, उसकी कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है, पर कैपेसिटी बनी रहे, डाउन ना हो,
तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। आपने जो आपकी बाइक थी वो 100 सीसी की थी, इंजन की कैपेसिटी होती है, तो 100 सीसी की बाइक थी। आपने मैकेनिक को बोला इसका 100 सीसी का इंजन निकालो और इसमें 180 सीसी का इंजन लगा दो। तो अभी चेंज इन इंजन, इंजन चेंज कर दिया, और क्योंकि इंजन चेंज करने से उसकी कैपेसिटी भी चेंज हो गई, वो बहुत तेजी से बाइक दौड़ेगी। और जो पेमेंट अब आप कर रहे हो वो पेमेंट आपका क्या होगा, रेवेन्यू या कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ जो एक्सपेंसेस किया है वो एक्सपेंसेस होगा आपका कैपिटल नेचर का, क्योंकि ऐसा करने से अब आपका जो बाइक की रनिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमने इंजन ही बदलवा दिया। पहले केस में आपने सिर्फ रिपेयर करवाया था, मेंटेनेंस करवाया था, सर्विसिंग करवाई थी। दूसरे केस में आपने क्या करा हुआ है, उसकी जो पार्ट्स है वो चेंज कर दिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होगा। अभी मैं दूसरा और एग्जांपल पूछता हूँ, अब एग्जांपल को समझते जाए, सुनते जाए। आज के मैं टॉपिक में एग्जांपल डिस्कस होंगे केवल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बनानी है, एग्जांपल के लिए जो मॉल है, सिटी मॉल। ये सिटी मॉल जब बन रहा था तो जो प्लॉट था, उस प्लॉट पर ये जो बिल्डिंग खड़ी करनी थी, तो बिल्डिंग खड़ी करने से पहले आपने देखा होगा कुछ छोटी छोटी सी झोपड़ी, छोटे छोटे से कच्चे मकान ईंटों के बनाए जाते हैं, ताकि वहां कुछ मजदूर जो है वो रुके और जो भी कुछ वहां पर मटेरियल आना है उसका ध्यान रखें। ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड जो मटेरियल आ रहा है उसका ध्यान रखने के लिए, और वहां पर डेली काम जो छोटे मोटे काम है उनको करने के लिए मजदूरों के लिए कुछ छोटे छोटे हट्स, छोटी छोटी टेम्परेरी झोपड़ी बनाई गई। समझना, जो मॉल बनाया वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे बना, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। मॉल की कॉस्ट 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ में बन रहा है। ठीक है, पर क्योंकि वो जो छोटे छोटे टेम्परेरी मकान बनाए गए थे वो मॉल बनने के बाद वहां से हटा दिए जाएंगे, तोड़ दिए, पर उनको बनाने में पहले कुछ खर्चा करना पड़ा। तो मान लीजिए वो टेम्परेरी मकान बनाने पर 50,000 रुपए खर्च हुए थे और मॉल बनाने पर 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो टेम्परेरी मकान बनाए गए थे उनकी कॉस्ट को क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। तो आप इसे क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, रीजन क्या है कि आप बिना उन हट्स को, बिना उन मकान को, बिना उन छोटे छोटे झोपड़ी को बनाए बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो करना जरूरी है। वहां पर 2 लोगों को बिठाना जरूरी है ताकि वो डे नाइट उस चीज का ध्यान रख सके जो मटेरियल आ रहा है, और वो काम करे, दिन में काम करे, रात को वहां ध्यान रखे। तो इस तरह से वो एक इंटीग्रल पार्ट हो गया हमारी उस असेट्स का जो हमें बनाना है। तो ये उसकी कॉस्ट में ऐड होगा जो आप मॉल बनाने जा रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो स्टूडेंट रेवेन्यू सोच रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि बिना उसे किए हम वो एसेट अक्वायर नहीं कर सकते। तो ये उसी का पार्ट है, वो करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो क्योंकि ये 11th में बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं होती, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा डिस्कशन वाला टॉपिक है। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स आंसर कर भी रहे हैं, तो सही कर रहे हैं कि एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, कैपिटल माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल था। ठीक है, एक स्टूडेंट बोलता है, उसका आंसर में पढ़ दो, सर इंजन इज इंक्लूड इन द कार एक्सपेंसेस एंड वी शो इट इन P&L अकाउंट। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। जब मैंने एक कार खरीदी तो मैं कार के अलग अलग पार्ट के हिसाब से बुक नहीं करता। अगर मैं आपसे एंट्री पूछता हूँ कि परचेज ए कार 4 रुपीज 5 lakhs, तो 5 लाख रुपए की कार खरीदी है, तो आप इसकी एंट्री करिए। तो आप ऐसे नहीं करोगे कि टायर अलग से एसेट रिकॉर्ड करें, इंजन अलग से रिकॉर्ड करें। हम सिंपल लिखते हैं कार अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो अब आपने दूसरा पॉइंट हो रहा है कि अब रिपेयर नहीं करा के हम इंजन चेंज करा रहे हैं और उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर आप सेम इंजन रिप्लेस करते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर अगर ऐसा इंजन चेंज करते हैं जिससे कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो बात यही हुई है कि अगर कोई एक्सपेंसेस जिससे कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो वो एक्सपेंडिचर आपका कौन सा एक्सपेंसेस कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि इंक्रीज हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और मेंटेन रहे
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक थिएटर है, सिनेमा हॉल है। थिएटर में क्योंकि सीट्स कम है तो उन्होंने पीछे की साइड एक रो इंक्रीज करी और कुछ सीट्स वहां बढ़ा दी। ठीक है, तो पीछे सीट्स बढ़ाने पर कुछ एक्सपेंसेस हुए। एक मान लीजिए 20 सीट्स और इंक्रीज करी लास्ट रो में जो पहले नहीं थी, तो ये 20 सीट्स इंक्रीज करने पे उन्हें 40,000 एक्सपेंडिचर आया। तो ये 40,000 रुपए का खर्च टू इंक्रीज इन द सिटिंग कैपेसिटी, टू इंक्रीज ऑफ द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिनेमा हॉल इज ए। बताइए, हमने इंक्रीज किया तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो देखिए ये क्या होगा, आपने सीट्स इंक्रीज कर दी, इससे क्या होगा कि अब जो ऑडियंस होंगे वो ज्यादा बैठ पाएंगे, ज्यादा कैपेसिटी होगी, सिटिंग कैपेसिटी, तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो अर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पॉइंट्स थे। और भी एग्जांपल होंगे, पर क्योंकि पहले मैं 2-3 एग्जांपल जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उससे रीड करता हूँ, उससे पढ़ता हूँ, और ताकि आपको क्लियरिटी आए। फिर जैसे ये लॉग आउट होगा, हम रील ज्वाइन करके फिर डिस्कशन करेंगे। और मैं कह रहा हूँ इसको जितना ज्यादा डिस्कशन किया जाएगा उतने क्लियरिटी आएगी। और इसके पीछे डिस्कशन का भी सिंपल सा वो है रीजन कि 11th में हम इस डिटेल पर इसकी बात नहीं करते रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, पर यहाँ जरूरी है। तो सबको मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, आप सभी के पास पीडीएफ होगी। जिनके पास नहीं है वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उन्हें भेज दूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो आपका स्टार्टिंग पेज थर्ड या 1.60 जो भी आपके पीडीएफ में पेज नंबर होगा उस पर है। तो पॉइंट नंबर 1 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सेम इसी तरह का क्वेश्चन होगा आपका कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ट्रू और फॉल्स ही पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, ओवरह्यूल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको क्या करना है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको बताना है कि सही है या गलत। मैं सेंटेंस रिपीट करता हूँ। ओवरह्यूल एक्सपेंसेस, ओवरह्यूल मतलब मरम्मत, मेंटेनेंस। ठीक है, overhaul expenses of second hand machinery purchased are revenue expenditure। आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करी हुई है, उस पर करते वक्त आपने मरम्मत के एक्सपेंडिचर करा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सही है सेंटेंस है या गलत? उसमें बोला ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो देखिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भले ही आप सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदे, क्योंकि मशीन अगर नहीं होगी तो आपको उसको रिपेयर कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर क्योंकि वो सेकंड हैंड थी, पुरानी थी, इसलिए आप उसको खरीदते वक्त मरम्मत करवा कर खरीद कर लाए। ठीक है, जैसे मेरे एक फ्रेंड के पास एक कार खड़ी हुई है गैराज में, पुरानी है। उसने कहा यार तुम खरीद लो चाहो तो। मैंने देखा, समझा, मैंने खरीद लिया, पर उसको उसके घर से मेरे घर तक लाने के लिए मुझे मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। मैंने मैकेनिक बुलाया, मैकेनिक ने उसे ठीक किया, तब जाके मैं उसे घर पर लाया। पर मैं पहली बार खरीद के लाया हूँ, फर्स्ट टाइम परचेज किया है, भले ही सेकेंड हैंड परचेज किया हो। क्योंकि आप परचेज करते वक्त कोई भी एक्सपेंसेस करो, चाहे नई पे करो चाहे पुरानी एसेट्स पे करो, वो एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट में जुड़ेंगे। तो जब एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे तो वो एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसने बोला कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स, ये गलत है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन भी पढ़ लेंगे। सेकंड पॉइंट, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको समझाया था, जो हमारा 7th पॉइंट है, अगर आप कोई ऐसा एक्सपेंसेस करते हो जिससे कि आपकी वर्किंग कैपिटल परमानेंटली डिक्रीज हो जाए, और मुझे कम पैसे की जरूरत पड़ेगी और मेरा बिजनेस वैसा ही चलता रहेगा, मैंने वो एक्सपेंसेस कर दिया, तो ये एक्सपेंसेस मेरी वर्किंग कैपिटल को परमानेंटली डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में सेंटेंस में रेवेन्यू बोला है तो गलत बोला है, तो ये हम बोलेंगे फॉल्स। ओके, थर्ड
लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो और उसके लिए अगर आपने लीगल फीस पे करी है, तो देखिए जब आप लीगल फी पे कर रहे हो, जैसे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मकान खरीदा, तो मुझे उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो रजिस्ट्री कराई तो स्टाम्प ड्यूटी पे करी, स्टाम्प ड्यूटी इज ए लीगल फी, तो वो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगी क्योंकि परचेज करते वक्त मुझे पे करना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो एसेट के एक्विजिशन के टाइम पे करना पड़ता हो, वो क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और यहाँ भी इसने यही बोला, लीगल फी टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सेंटेंस क्या होगा आपका, ट्रू। सिंपल सा है, कोई भी एसेट खरीदते वक्त जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसे हम एक्विजिशन कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, और वो एक्विजिशन कॉस्ट में इंक्लूड होगा तो वो उस एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएगा और उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा मैं अगर पढ़ रहे होंगे तो ठीक है, मैं उसको स्किप करता हूँ क्योंकि वो बोल के आपको समझाना पड़ेगा और उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये लॉग आउट हो रहा है, तो मैं इजी वाला सेंटेंस अभी फिलहाल ले रहा हूँ। देखिए, अमाउंट स्पेंट, पांचवा पॉइंट, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। worn आउट पार्ट, मशीन का एक हिस्सा खराब हो गया, और जब वो खराब हो गया तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया। तो मशीन का एक पार्ट खराब हुआ, आपने रिप्लेस किया, रिप्लेस करने पे मशीन वापस चलने लग गई। ठीक है, पहले भी चलती थी, खराब होने से वो चलना बंद हो गई, आपने उसे रिप्लेस किया। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? क्वेश्चन ने बोला ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ट्रू और फॉल्स? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आपने रिप्लेस किया है तो उससे कोई एक्स्ट्रा आपको इफेक्ट नहीं आया, वो पहले जैसी चलती थी वैसी ही चलेगी, तो मेंटेन रह गई उसकी लाइफ, उसकी कैपेसिटी। तो मेंटेन करने के लिए क्या हुआ एक्सपेंसिव, आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो अभी समृद्धि कुछ पूछना चाहती है, समृद्धि ने हैंड रेज किया हुआ है। 2 मिनट में ये लॉग आउट होगा, तो मैं चाहता हूँ आप अपना जो भी कुछ डाउट है फिलहाल जितना हो पाएगा उतना हम देखते हैं, नहीं तो फिर आप इसके बाद वापस ब्रेक के बाद जो वापस ज्वाइन करें तो टाइप करना। समृद्धि आप टाइप कीजिए क्या पूछना चाहते हैं, और किसी ने कुछ और टाइप किया हुआ तो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेसिक पॉइंट जो मैंने लिखे वो हो गए। अब हम इन पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो दोबारा ज्वाइन होने के बाद। ठीक, चलिए एक बार आप वापस से री लॉग इन करें, हम डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर पर।